अमेरिका में बोले राहुल गांधी, मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी, कहा उसमें गैर धर्मनिरपेक्ष कुछ भी नहीं। बीजेपी ने कहा मजबूर है कांग्रेस नेता। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे केजरीवाल। एनसीसी ऐसे अध्यादेश के विरोध में मांगेंगे समर्थन। अब तक कई दलों का मिल चुका है साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार को ताजनगरी से करेंगे टिफिन पर चर्चा की शुरुआत। राष्ट्रीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई पार्टी पदाधिकारी भी हो सकते हैं शामिल। 2024 से पहले नड्डा देंगे कार्यकर्ताओं को टिप्स। दिल्ली पुलिस को नाबालिग हत्याकांड में मिला बड़ा सबूत। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद। साहिल खान ने आधी रात कबूला जुर्म। वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में नियमित होगी श्रृंगार गौरी की पूजा। कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका। कोर्ट ने कहा रेगुलेशन से सरकार कर सकती है हर दिन पूजा की व्यवस्था। नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। इसी के साथ दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई से जुड़ा मामला। मनीष सिसोदिया की कोर्ट में हुई पेशी। राहुल जवानी कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। सीबीआई ने चार्जशीट में सिसोदिया को बनाया आरोपी। संज्ञान लेकर कोर्ट ने जारी किया था समन। बता दें कि 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज कर दी गई थी और कोर्ट ने कहा था कि मनीष सिसोदिया को अगर जमानत मिलती है तो बाहर गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इसे लेकर कल मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई थी। ऐसे में मनीष सिसोदिया को आरोपी करार दे दिया गया है। तो दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई से जुड़ा मामला। मनीष सिसोदिया की कोर्ट में हुई पेशी। राहुल जवानी कोर्ट में सिसोदिया की हुई पेशी। सीबीआई ने चार्जशीट में सिसोदिया को बनाया आरोपी। संज्ञान लेकर कोर्ट ने जारी किया था समन। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी ओमशील हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। ओमशील, 2 दिन पहले याचिका खारिज कर दी गई थी मनीष सिसोदिया की, क्या अपडेट है? पूनम, लगातार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली सरकार कितना भी दावा कर ले कि वो निर्दोष हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती आ रही है। अब जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें सीधी तौर पर क्या कहते हैं आपके मनीष सिसोदिया उसके में आरोपी साबित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो ये सरकारी जो गवाह हैदराबाद के जो कारोबारी थे एस शरद चंद्र रेड्डी, उनको भी सरकारी गवाह बना लिया गया है। तो ये काफी मजबूत कड़ी है क्योंकि आरोप लगा रही है पुलिस कि ये शराब घोटाला हुआ है और बड़े स्तर पर हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है कि जो चार्जशीट पे इनको सीबीआई के चार्जशीट में आरोपी घोषित कर दिया गया है, तो अब ये मामला जो कोर्ट में जाएगा, ये जो चार्जशीट फाइल हुई है, इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, कैसे सुनवाई होती है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ओम, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही है, ऐसे में 2 दिन पहले जमानत जो थी वो याचिका वो भी खारिज कर दी गई क्योंकि कहा गया था कोर्ट की ओर से कि जो मनीष सिसोदिया है वो बाहर जाके किसी भी गवाह को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उन्हें याचिका खारिज करनी पड़ी। ओम, जरूर पूनम, आप देख रही होंगी कि लगातार जिस तरीके से इनका लगातार याचिका खारिज हो रही है इनकी जमानत की, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी शंका है या फिर न्यायालय को भी शंका है कि ये अगर बाहर निकलते हैं तो जो गवाह हैं उन्हें मैनिपुलेट करेंगे और उन्हें कहीं ना कहीं गवाही देने से रोकेंगे। जो अभी सरकारी वकील माफ कीजिएगा सरकारी गवाह जो बनाए गए हैं हैदराबाद के आरोपी, उनका भी कहीं ना कहीं बड़ा हाथ आ रहा था कि उनके संरक्षण में भी ये चीज हो रहा था। तो अब उन्हीं को गवाह बना लिया गया है। तो काफी ये अहम सवाल है कि अगर इनको गवाह बनाया गया है तो और क्या क्या खुलासे इस शराब घोटाले में होने बाकी हैं। जी बिल्कुल ओम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान गाजियाबाद कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और नारेबाजी की। किसानों ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देने की अनुमति दिए जाने के साथ ही महिला पहलवानों से क्रूरता और बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। इतना ही नहीं, किसानों ने पहलवान
किसानों के धरने को खत्म करने की कार्रवाई को गलत बताया और गाजियाबाद डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन देश के राष्ट्रपति के लिए सौंपा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के शाहबाद डेयरी इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद कर लिया है। आरोपी साहिल ने लड़की पर चाकू से ताबड़तोड़ करीब 20 वार किए थे। इसके बाद एक भारी पत्थर से लड़की का सिर फोड़ दिया था। ये सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। पुलिस ने बताया कि अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत की 3 बढ़ा दी गई है रिमांड। उससे फिर पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिए गए। उन्होंने बताया कि साहिल का अन्य लोगों से भी आमना सामना कराया गया क्योंकि वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी साहिल ने नाबालिग लड़की की हत्या से करीब 15 दिन पहले ही चाकू खरीदा था। तो वहीं दिल्ली के शाहबाद डेयरी के नाबालिग हत्याकांड में अब पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए हैं। आक्रोशित लोग अब सड़कों पर उतरकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आरोपी को सख्त से सख्त सजा की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपी साहिल के खिलाफ जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई। बेटी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा है जैसे स्लोगन भी दिए गए। इस दौरान लोगों ने कहा कि जब तक आरोपी को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा और यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आज कहां तक ये मशाल मार्च से निकाला जाएगा, क्या मांग आप लोग करते हैं, क्या कहेंगे? हम लोग ये मांग करते हैं कि कब तक हमारी हिंदू बहनों के साथ ये सब होता रहेगा, कब तक? आज साक्षी के साथ हुआ है, पहले भी आगे होता रहा है। हमारी बहन को न्याय कब तक मिलेगा? इन जिहादियों को कब तक सरकार छूट देगी? इन जिहादियों को फांसी क्यों नहीं दी जाती? मेरा कहना ये है और मैं ये चाहता हूँ कि अभी भी हम नहीं जागे तो आगे भी नहीं जाग पाएंगे। मेरा साफ कहना है कि अगर हमारी माँ बहनों के ऊपर कोई उंगली उठाता है जिहादी तो उसका हाथ काट दो, कोई आंख उठाता है तो आंख फोड़ दो। सजा की क्या मांग करते हैं, क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए बीच रोड पे लाकर। और मैं तो यही कहूंगा कि उसकी माँ बाप। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में हुए नाबालिग मर्डर केस को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। लोग आरोपी आसिफ को फांसी की मांग के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी के पलिया में युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर नाबालिग किशोरी के हत्यारे साहिल को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। साथ ही कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि भी दी। तो मैं एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए कोई कार्य नहीं किया है। शिवपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए उन पर खरी नहीं उतरी है। वहीं पहलवानों के प्रोटेस्ट को लेकर बोलते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि जहां एक और सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, वहीं दूसरी ओर जो लड़कियां देश के लिए मेडल लाई हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जो अशोभनीय है। जो देखिए लड़कियों के साथ जो मेडल लाई हैं लड़कियां, जब देखने को तो मिलता है राष्ट्रीय झंडे में किस तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, अशोभनीय है। और कहाँ देखिए महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है और लड़कियों के जो मेडल लाई हैं लड़कियां, उनकी बात सुनी नहीं जा रही। तो मैं यूपी के गोरखपुर के ग्रीनलैंड हॉस्पिटल में बीते दिनों वैक्सीन लगने के बाद हुई 3 नवजातों की मौत का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा कि महिला चिकित्सालय में 1.5 दर्जन प्रसूताओं को इंजेक्शन लगने के बाद उनकी हालत बिगड़ गई। गुरुवार की रात 10 से 11 बजे के करीब पहुंची स्टाफ नर्स ने जैसे इंजेक्शन लगाया, प्रसूताओं को तेज बुखार के साथ ठंड लगने और सांस लेने में परेशानी होने लगी। परिजनों ने चिकित्सक और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती गोरखपुर के रेती चौक की रहने वाली एक प्रसूता ने बताया कि वो 29 मई को यहां पर एडमिट हुई है। उनके हाथ में स्वेलिंग की शिकायत थी। इंट्राकैप के बदलने के बावजूद नर्स ने एंटीबायोटिक इंजेक्शन की जगह गलती से ऑपरेशन के समय लगने वाला इंजेक्शन लगा दिया। इसके बाद उन्हें तेज बुखार और ठंड लगने लगी। रात में सुई लगी थी। वो सुई लगने के बाद उनको थोड़ा सा फीवर हुआ, बुखार हुआ, कपकपी लगी। उसके लिए उनको जो उपचार देना था वो उपचार दिया गया और सभी पेशेंट अभी सारे पेशेंट ठीक है, सभी के वाइटल्स नॉर्मल है। मैडम कितने पेशेंट रहे और कौन सा इंजेक्शन दिया गया था? इंजेक्शन रात की ड्यू डोजेस होती है, कई एनाल्जेसिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, 2 इंजेक्शन होते हैं, वही इंजेक्शन थे। अभी सारे पेशेंट सेटल है। कितने पेशेंट रहे मैडम जिनको दिक्कत हुई? 7-8 पेशेंट्स थे, लेकिन कुछ पेशेंट्स को दिक्कत हुई। कुछ पेशेंट्स के अटेंडेंट्स ने इतना शोर किया कि वो घबराहट की वजह से, ज्यादा पेशेंट्स को प्रॉब्लम तो घबराहट की वजह से हुई। एंटीबायोटिक से तो कभी दिक्कत, वो तो आधा घंटा में टैकल हो गई। लेकिन जो पेशेंट्स के अटेंडेंट हैं उन्होंने बजाय मेरा सपोर्ट करने के मुझे शांतिपूर्वक अपनी बात कहने देने से ऐसा उन्माद और ऐसा अस्पताल में माहौल क्रिएट किया कि मेरे सारा सिस्टम, हमारा स्टाफ और ये सब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी धनीश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जान लेते हैं। धनीश, किस तरह की लापरवाही सामने आई है अस्पताल में? देखिए पुनः मैं आपको बता दूं कि लगातार जो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक लगातार प्रदेश के सभी चिकित्सालयों पे दौरे कर रहे हैं और सुधारने की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, सारी चीजें उपलब्ध है, दवाइयां सुई सबसे उपलब्ध है और सुविधा अच्छी सुविधाएं देने की बात करते हैं। लेकिन वहीं उनके जो कर्मचारी हैं, स्टाफ, जो उनके बातों पे, उनके सारे बातों पे पलीता लगाने की बात करते हैं, मंसूबों पर पानी फेरने का काम करते हैं। कल की बात अगर बताई जाए तो गोरखपुर जिला चिकित्सालय जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद बताया जाता है जी, लगातार जो है आते रहते हैं, जो है कंप्लेन आते रहते हैं। और अभी कल जो है लगभग दर्जनों महिलाओं को जो है प्रसूता थे उनको इंजेक्शन लगा दिया गया। ये बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा हादसा, लेकिन जो है लापरवाही की जाए। और डॉक्टर बड़े ही, जो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर थे, मीडिया से बात करके बताया कि थोड़ा ही प्रॉब्लम हुआ, चंद मिनटों में किसी की जान भी जा सकती थी। बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। हंगामा, फर्जर हंगामा करेंगे ही, पता नहीं क्या होता। बच्चे, उनके प्रसूता भी छोटा भी बच्चे हुए थे और सबों को दिक्कतें होने लगी, कपकपी आने लगी। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो उनके तीमारदारों को दिक्कतें होंगी, मरीजों को दिक्कतें होंगी, तीमारदार हंगामा जरूर करेंगे। उसी को लेकर हंगामा हुआ। और बात कही जाए तो कुछ लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि धन उगाही की जाती है। 5,000 रुपए जो है, जब बच्चे ऑपरेशन होता है तो 5,000 रुपए लेके उनके गोद में बच्चों को दिया जाता है। जी बिल्कुल धनेश, क्या इस तरह की लापरवाही पहले भी इस महिला अस्पताल में सामने आई है? जी लगातार, ये पहली बार नहीं है। कई लापरवाहियां, धन उगाही की बात लगातार आती रहती है। बाहर से दवा लिखना, धन उगाही करना और जो ऐसी लापरवाही लगातार आती है। लेकिन जो अधिकारी हैं, मीडिया से जब बात करते हैं तो उसको बड़ी कार्रवाई करने की बात करके उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कार्रवाई के नाम पे कोई जीरो रहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। किसी कार्रवाई, अगर बड़ी कार्रवाई की जाती तो ऐसा दोबारा नहीं होता। चलिए ठीक है धनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच औरैया से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां औरैया में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। नेशनल हाईवे 19 पर पलटी शताब्दी ट्रैवल्स की बस। दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उच्च अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। टावा से कानपुर की ओर जा रही थी बस। मुरादगंज चौकी के पास ये बड़ा हादसा हो गया। तो तस्वीरें, जहां घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उच्च अधिकारियों समेत भारी पुलिस बल राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। टावा से कानपुर की ओर बस जा रही थी। इसी बीच मुरादगंज चौकी के पास एक बड़ा हादसा हो गया। तो औरैया की यह घटना, जहां औरैया में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। नेशनल हाईवे 19 पर शताब्दी ट्रैवल्स की बस ये पलटी। दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि राहत बचाव कार्य में पुलिस और उच्च अधिकारी जुटे हुए हैं। साथ ही साथ इटावा से कानपुर की ओर ये बस जा रही थी।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां सड़क अब फाइबर सेल ग्रिड तकनीक से बनाई जाएगी और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है, जिसका मंत्री जितिन प्रसाद निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस सड़क की लंबाई 250 मीटर है, जिसकी लागत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस तरह की सड़कें जल्दी खस्ताहाल नहीं होंगी और लोगों को लंबे समय तक इन सड़कों का लाभ मिल पाएगा। बता दें कि आरसीसी सड़क निर्माण के दौरान फाइबर टेक्सटाइल बिछाई जाती है, इससे थिकनेस कम होगी, सड़क मजबूत और टिकाऊ बनेगी। साथ ही सड़क निर्माण की लागत 25% कम आएगी। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है तो वो आगे अपने देश का गौरव बढ़ाते हैं। लेकिन यूपी के बस्ती की बात की जाए तो यहाँ शिक्षा माफियाओं के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि पैसों की खातिर छात्रों के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। बता दें कि सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज में शिक्षा माफिया 5 साल पहले बाकायदा फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज चला रहे हैं, तो वहीं बड़े बड़े बोर्ड और प्रचार प्रसार से फर्जी कॉलेजों को प्रमोट भी किया जा रहा है। इस कॉलेज में एएनएम, जेएनएम, डी फार्मा और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन शुरू किया गया। बीते 5 सालों से करीब 600 छात्रों के एडमिशन लिए गए और करीब 6 करोड़ रुपए इनसे पढ़ाई की फीस के नाम पर वसूला गया। लेकिन जब डिग्री लेने की बारी आई तो डिग्री फर्जी निकली, जिसे लेकर नाराज छात्रों ने फर्जी कॉलेज और प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएम कार्यालय का घेराव किया। साथ ही इस मामले को लेकर टीम गठित कर दी गई और जांच की जा रही है। देखिए, इसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग से जो जनपद में मान्यता प्राप्त संस्थान है उनकी सूची प्राप्त की गई। तो मैं समस्त जनपद बस्ती वासियों को अवगत कराना चाहूंगी। बस्ती जनपद में मात्र हमारे 6 जो है वो मान्यता प्राप्त संस्थान है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस बस्ती और एचडब्ल्यू फीमेल ट्रेनिंग सेंटर बस्ती, महर्षि वशिष्ठ ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज बस्ती, प्रद्युम्न सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान स्कूल ऑफ नर्सिंग बस्ती संसारपुर और एसआर हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट बस्ती, ये प्राइवेट सेक्टर का है। इस तरह से ये जो 6 हैं यही मान्यता प्राप्त संस्थान है। यदि इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई संस्थान है तो उसके लिए हमने संबंधित एसडीएम्स को भी पत्र लिखा है कि ऐसे कोई संस्थान यदि चलते हुए पाए जाते हैं तो तत्काल उनके बारे में हमें अवगत कराएं, जिससे कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। और समस्त छात्रों और अभिभावकों से मैं अनुरोध करती हूँ कि यदि इन किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों के अतिरिक्त आपने किसी अन्य संस्थान में अपने छात्रों का प्रवेश न दिलाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर के चौकेरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक पीड़िता को शादी का झांसा देकर आरोपी 3 साल तक दुष्कर्म करता रहा। आरोपी ने पीड़ित महिला को अपना नाम कल्लू बताया, लेकिन उसका असली नाम अब्दुल वाहिद निकला। पीड़िता के अनुसार आरोपी के पास 2 नामों के आधार कार्ड हैं, जिसमें एक आधार कार्ड में उसका नाम अब्दुल वाहिद और दूसरे आधार कार्ड में उसका नाम कल्लू लिखा है। अब पीड़िता ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को आपबीती सुनाई है। तो वहीं गाजियाबाद की ट्रांस इंडियन पुलिस ने अब स्पा के बाद होटलों में चल रहे कैसीनो पर बड़ी कार्रवाई कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। 15 लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। गाजियाबाद की थाना इंदिरापुरम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल ग्रांड में चल रहे जुए के अड्डे का पर्दाफाश किया है, जिसमें कैसीनो की तरह कॉइन के आधार पर जुआ खिलाया जाता है। अलग अलग धनराशि के लिए अलग अलग तरीके की कॉइन तय कर रखी थी। पुलिस ने होटल मालिक समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और पकड़ी गई महिलाओं साथ ही कितने समय से यहां जुआ खिलाया जा रहा था इसकी जांच की जा रही है। अक्सर आपने देखा है जब लोग बाहर जाते हैं तो कहीं घूमने के लिए या फिर कहीं किसी काम के लिए तो होटलों का प्रयोग किया जाता है। होटल किस लिए होता है? यानी कि आराम के लिए। आप वहां जा सकते हैं, कुछ देर के लिए आराम कर सकते हैं, उसके बाद आपको जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। हालांकि वही एक आरामदायक होटल यानी ओयो होटल की कहानी बता रहा हूं। ये वसुंधरा का सेक्टर 1 है और ये होटल पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी की। मुखबिर खास की सटीक सूचना पर यहाँ पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की। यहाँ पर हालांकि यहाँ पर ये होटल है ओयो होटल, जो खास तौर पर होटल ग्रैंड वैली के नाम से है। यहाँ पर लगभग 15 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। यहाँ पर क्या चल रहा था उसकी भी आपको मैं पूरी कहानी बताता हूँ। हालांकि यहाँ पर ओयो के अंदर में जुआ चल रहा था। जुआ इस तरह चल रहा था कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ लोग बैठे हुए थे। होटल का अपना बुक किया था, होटल नंबर 301
कमरा नंबर 301 के अंदर में लगातार यहाँ पर जुआ जो है वो संचालित हो रहा था। कहीं ना कहीं जो जुआरी थे उनको पुलिस ने धरपकड़ किया है और अब पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। तमाम चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये वो रिहायशी एरिया है जहां पर रेजिडेंशियल यानी कि यहाँ लोग रहते हैं, वहीं पर ये होटल संचालित हो रहे हैं। इस पूरी लाइन को आप देख सकते हैं किस तरीके से होटल यहाँ पर है, ओयो होटल जो कि यहाँ पर खुले हुए हैं। अब पुलिस की बड़ी कार्रवाई इस होटल के ऊपर देखने को मिली है। पुलिस ने यहाँ से 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और 15 लोगों में से जो लोग थे उनके पास से जो भारी मात्रा में ताश के पत्ते और कुछ कॉइन्स और भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस रिहायशी इलाके के अंदर में किस तरीके से इस तरह के होटल जो है उनमें गलत काम हो रहा है, यानी कि जुआ चल रहा है। गाजियाबाद से न्यूज वॉच इंडिया के लिए प्रवीण मिश्रा। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से अवैध पिस्टल लेकर युवक घूम रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया और उसके पास से अवैध पिस्टल को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि युवक दिल्ली के कड़कड़डूमा का रहने वाला है। इससे पहले भी गाजियाबाद के लौनी क्षेत्र में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग कर बदमाश फरार हुए थे। कमिश्नरेट गाजियाबाद ने एक अंतर राज्यीय लुटेरे और चोरों का गैंग का पर्दाफाश करा है, जो कि अपनी गाड़ी से नंबर प्लेट बदल के निकलते थे और हाईवे पे और राहगीर जो भी ट्रक या गाड़ी में अपना माल खड़ा करके वहां पे रहते थे उनको लूट लिया करते थे। इस गैंग के 3 मेंबर्स हम लोगों ने गिरफ्तार करे, जिनका नाम इमरान, फिरोज और मोहम्मदीन है। इनमें से 2 डासना मसूरी के रहने वाले, एक शाबरी नोएडा का रहने वाला है। इनका पूर्व में हत्या का प्रयास, डकैती, तमंचे और इस तरह के हीनियस ऑफेंसेस में इनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत हैं। ये पूर्व में बिजनौर, दिल्ली और हरियाणा जेल में भी जाके रह चुके हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का ये पूरा मामला है, जहां अंतर्राज्यीय गैंग के 7 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लूट की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए इन शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद किया गया है। ये शातिर चोर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, जिनके कब्जे से सामान भी बरामद किया गया। पुलिस ने 2 लूट की घटनाओं का खुलासा किया। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का है, जहां अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने करीब 7 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। इससे पहले ही 2 लूट की बड़ी घटनाओं को इन शातिर चोरों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। ऐसे में बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस को मिली है, जहां 7 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच आगरा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जो आगरा में सोशल प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन। आज सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। आगरा के मधुश्री होटल में आयोजित किया गया सम्मेलन। महानगर अध्यक्ष, विधायक और एमएलसी विजय शिवहरे रहे मौजूद। बड़ी जानकारी आगरा से, जहां आगरा के मधुश्री होटल में सम्मेलन आयोजित किया गया। आगरा के मधुश्री होटल में आयोजित किया गया सम्मेलन, जिसके बाद तमाम बड़े नेता यहां पहुंचे थे। आगरा में सोशल प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। तस्वीरें आगरा से, जहां सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। आगरा के मधुश्री होटल में आयोजित किया गया सम्मेलन। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। जब भी आप आसमान में देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। यूनिवर्स में कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं। रहस्यों से भरे अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना हुई जिसने दुनिया के सारे खगोलविदों को हैरान कर दिया। शोधकर्ताओं ने 8 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा धमाका देखा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अंतरिक्ष में ये अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है। ये हमारे सौर मंडल से 100 गुना बड़ा है। साल 2020 में इसे पहली बार देखा गया था।
इस धमाके से जुड़ा अध्ययन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित किया गया है। धमाके को ET 2021 WX नाम दिया गया है। ज्यादातर सुपरनोवा के धमाके कुछ ही महीने चलते हैं, लेकिन ये धमाका 3 साल से ज्यादा समय तक चला है। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के खगोलविदों का मानना है कि यह विस्फोट गैस के एक विशाल बादल के कारण हुआ है। माना जा रहा है कि ये हमारे सूर्य से हजारों गुना बड़ा है, जिसे एक विशाल